ओके। वेलकम आप सभी का। देखिए, आज अपना जो टॉपिक चल रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना, उसी में अपन आगे बढ़ेंगे। और आज के कि सबसे पहले अपन जो एक क्लासिकल एग्जांपल है कि गेहूं के दानों का रंग है ना, कर्नेल कलर इन व्हीट, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट है। पर्टिकुलर जो साइंटिस्ट है उनका नाम भी आपको याद रखना है, ये है नीलसन एहले। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कार्नेल कलर ऑफ व्हीट एक एक्सपेरिमेंट जो था वो नीलसन एहले के द्वारा किया गया। राइट, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था उसको अपन समझते हैं। देखो, इन्होंने क्या किया था कि पेरेंट प्लांट लिए, पी फॉर पेरेंट प्लांट्स लिए थे, ऐसे प्लांट जिनके अंदर दानों का रंग है वो वाइट है। वाइट का मतलब नो पिगमेंट, जहाँ पे पिगमेंट की मात्रा क्या है, जीरो है। जीरो का मतलब अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बेस लाइन हो जाएगा। जैसे कल अपन हाइट की बात कर रहे थे ना, तो ये बेस लाइन अमाउंट हो जाएगी कि पिगमेंट की जो मात्रा है वो बेस लाइन वाली मात्रा है, तो कोई पिगमेंट नहीं है, दैट इज वाइट कंडीशन। ठीक है, इन्होंने इनका क्रॉस कराया दूसरे पौधे हैं, दैट इज पर्पल दान वाले। राइट, तो पर्पल जैसे एक दूसरा एक्सट्रीम है, ये मैक्सिमम पिगमेंट की कंडीशन है, मैक्सिमम पिगमेंट अमाउंट। देखो, जब भी आप कोई जेनेटिक्स में क्रॉस अपन लेते हैं तो वहाँ जो पेरेंट्स अपन काम में लेते हैं नॉर्मली वो पेरेंट्स होते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब वो प्योर हैं। राइट, तो यहाँ पे है ना, हमें ये नहीं पता लग रहा अभी कि यहाँ पे कितने जीन हैं, है ना, क्या सिचुएशन है वो नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि दानों में कोई कलर नहीं है, वाइट। ठीक है, दूसरे पौधों में हमें ये पता है कि दानों के अंदर जो कलर है उसका जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है, यानी कि गहरे से गहरा रंग जो हो सकता है पर्पल कलर, तो वो है। तो दोनों ही पौधे होमोजाइगस प्लांट्स जो कि प्योर लाइन पौधे होते हैं वो एज ए पेरेंट काम में लिए गए। ओके, इसके बाद में F1 पौधे जो इनसे प्राप्त होंगे उनका जो कलर था दैट वाज रेड। ठीक है, वहाँ कर्नेल कलर है वो रेड आ रहा है। ओके, अब देखो, ये अगर आप इस क्रॉस को इतना सा पार्ट तक देखेंगे तो आपको ये लगेगा जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है ना। जैसे मिराबिलस जलापा में अपन वाइट फ्लोर वाले का है ना रेड वाले से कराते हैं तो पिंक वाला बनता है ना। यहाँ पे क्या है कि रेड की जगह पे पर्पल है, तो रेड की यहाँ जो था पिंक उसकी जगह पे रेड आ गया। मीन्स है ना, एक जैसे जीरो कलर एक रेड कलर, उनके बीच का पिंक आता था। अब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल से पिगमेंट नहीं वाइट, खूब सारा पिगमेंट पर्पल और बीच वाला रेड आ रहा है। तो इसको देखने पे ऐसा लगता है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा है। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत अलग चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे एक जीन होता है और उसके हम दो एलील ले रहे होते हैं, और फिर वहाँ पे जो डोमिनेंस है वो कंप्लीटली अप्लाई नहीं होती है। तो हेटेरो जो होता है ना, हेटेरोजाइगस, उसका भी फिनोटाइप आता है। अगर डोमिनेंस होता है तो हेटेरो का फिनोटाइप नहीं होता है। ओके, ये बात थी। तो यहाँ तक देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये पॉलीजेनिक है या ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मैटर है। आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? ये क्लियर है ना बात आपको कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इतने पार्ट को देखने पे कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कि ये क्या है। राइट, ठीक है। इसके बाद में जब F1 पौधों का इंटरक्रॉस कराया गया और F2 जनरेशन प्राप्त हुई, तो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप्स हैं वो आप चेक कीजिए कि यहाँ पे मैक्सिमम कलर जो आता है पर्पल वो भी है, और मिनिमम जो बेसलाइन है वो भी है।
है ना। ये तो अपन कोई भी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, है ना, कहीं भी अपन ऐसा कुछ अप्लाई करते हैं तो ये तो हमें मिलते ही मिलते हैं, इनके पेरेंट्स से मैच करते हैं। ओके, जो पर्पल है दैट लाइक पेरेंट, और जो वाइट है वो भी कैसा है, लाइक पेरेंट। तो पेरेंट से मैच करने वाले F2 में हमें मिलते हैं, राइट। ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, हर जगह पे मिल जाता है। अब इसके बाद में जो बचे हुए फिनोटाइप्स हैं उनको हम देखते हैं। उसमें देखो रेड भी है ना, बीच वाला जो रेड भी है। पर्पल और रेड के बीच में पर्पल से कम गहरा और रेड से ज़्यादा गहरा, यानी कि डार्क रेड भी है। दूसरी साइड में रेड और वाइट के बीच में हल्का लाल भी है। मीन्स मैक्सिमम कलर से लेके मिनिमम पिगमेंट तक एक पूरा रेंज है, दिस इज ए रेंज। तो फिनोटाइप जो हमें F2 में मिल रहा है वो फिनोटाइप कैसा है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस रेंज ऑफ फिनोटाइप होती है ना, तो अदरवाइज तो क्या होता है कि डिसकंटिन्यूस होती है। यहाँ पे पॉलीजेनिक जो भी एग्जांपल्स होते हैं उनमें फिनोटाइप है उसकी पूरी सीरीज हमें मिलती है, कंटिन्यूस रेंज हमें मिलती है, राइट। तो ये जो फिनोटाइप्स होते हैं ये हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस से नहीं समझा सकते, ये हम सिंपल जो मेंडलिज्म है उससे नहीं समझा सकते, क्योंकि ये वैसे है ही नहीं, ये मोर देन वन जीन काम कर रहे होते हैं। मोर देन वन जीन्स आर इन्वॉल्व, है ना, फॉर ए सिंगल फिनोटाइप। तो अगर एक लक्षण को कंट्रोल करने के लिए एक से ज़्यादा जीन काम कर रहे हों तो हमें इस प्रकार का कंडीशन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझ रहे हैं, चलो हमने 1/16, 4/16 ऐसे हमने यहाँ पे इनके रेशियो भी लिख दिए, ठीक है। साइड में अपन ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे एक से ज़्यादा जीन है, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पे कितने जीन है, हाउ मेनी जीन्स आर इन्वॉल्व्ड? आप में से कोई भी हाउ मेनी जीन्स इस क्रॉस में काम कर रहे हैं, या ऐसा फिनोटाइप लाने के लिए कितने जीन्स भाग ले रहे होंगे कि ऐसा रिजल्ट आ रहा है? कोई ऐसा तरीका है इसको जानने का, या कोई शॉर्टकट जिससे आप देखते ही बता दें कि ये ऐसे हो सकता है? एनी आइडिया? क्योंकि जेनेटिक्स में क्या होता है कि आप जितना दिमाग लगाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है। चलो कोई बात नहीं है, आप लोगों को मैं इसका एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी मैटर आने पे आपको, है ना, नंबर ऑफ जीन्स कैसे पता लगेंगे, उसका एक तरीका होता है, वो आपको हमेशा ध्यान देना है। क्योंकि नहीं, इसमें हमें कोई टेस्ट क्रॉस, कोई बैक क्रॉस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली F2 को देख के ही हम बता देंगे कि कितने जीन इन्वॉल्व है, राइट। वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें देखो आपको करना होता है कि पेरेंट से मैच करने वाले यही थे, राइट। ये कितने हैं, 1/16, 1/16। जो पेरेंट से मैच कर रहे हैं वो कितने हैं, 1/16। ओके, अब देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको धीरे धीरे समझिए। आपको पहला काम करना होता है कि नंबर ऑफ F2 प्रोजेनी के F2 में कितने, राइट, क्या करते हैं, मैच करते हैं, बिल्कुल से मिलेंगे। मैच किसके साथ में, मैच विथ आइदर का मतलब कोई सा भी पेरेंट। तो यहाँ पे दो पेरेंट थे, एक तो था पर्पल वाला, है ना, ये तो पर्पल वाला पेरेंट है, और ये कैसा फिनोटाइप आ गया, वाइट वाले पेरेंट से मैच करने वाला। तो आइदर में क्या है, फिगर क्या रहा है, 1/16। तो आपके पास क्या डाटा है कि इस क्रॉस को देखने पे हमारे पास F2 में 1/16 प्रोजेनी ऐसी है जो किसी ना किसी पेरेंट से मैच करते हैं। किसी न किसी का मतलब दोनों में से कोई एक।
क्योंकि पेरेंट 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, राइट। तो हमारे पास आ गया 1/16, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि इस 1/16 का हमें क्या करना है ना। 1/16 को नंबर ऑफ जीन्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप समझ लीजिए। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि 1/4 की पावर n इज इक्वल टू जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, यानी कि 1/4 की घात हम कितनी लगाएं कि रिजल्ट है वो 1/16 आ जाए। तो n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, n इज इक्वल टू 2, क्योंकि जब आप 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 1/16। तो जो हम n यूज़ कर रहे हैं, n इज़ द नंबर ऑफ जीन्स, तो दिस इज द नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड। क्लियर। अगर ये फिगर 1/64 होता सपोज, तो क्या होता, n की पावर 3 करनी पड़ती है अपन को। आप समझ पा रहे हैं ना। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला काम है F2 को देखना। F2 में क्या करना आपको, F2 में ये देखना है कि पेरेंट से मैच करने वाले कितने हैं, कोई से भी पेरेंट से। तो नंबर आ गया आपके पास 1/16। अब 1/16 हमें 1/4 से कैसे मिलेगा, यानी कि हम किस पावर क्या होनी चाहिए, पावर की यानी कि n की वैल्यू हम क्या लें कि हमें 1/4 के वो पावर लगाने पे हमारा रिजल्ट मिल जाए। तो यहाँ हमें 2 मिलाने पे हो जाएगा, 1/64 होता तो 3 करने पे हो जाता। तो ऐसे हम किसी भी क्रॉस को देख के बता सकते हैं। 2 चीज़ें आपको काम में लेनी है। एक तो आपको पूरा रेंज मिलेगा, फिनोटाइप है ना, उसमें गैप नहीं मिलेगा। कम से कम से लेके मैक्सिमम से मैक्सिमम, चाहे लेंथ हो, पिगमेंट हो, है ना, जो भी आप ले रहे हैं वो पूरा रेंज मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि हाउ मैनी जीन्स आर इन्वॉल्व। जब आप ये कहते हैं कि हाउ मैनी जीन्स या मोर देन 1 जीन्स, तो मैटर अपने आप ही कैसा हो जाता है, पॉलीजेनिक का हो जाता है, राइट। देखो यहाँ पे यही था कि यहाँ इन्होंने 2 जीन लिए हैं, पहले लोकस पे A है, दूसरे पे B है, ठीक है। जब चारों है ना वाइल्ड टाइप जीन है तो चारों से 4 डोज बन रही हैं, मैक्सिमम कलर आ रहा है ना। और जब दोनों लोकस पे एक भी वाइल्ड टाइप जीन नहीं है तो कोई डोज नहीं बन रही है, बेस लाइन पिगमेंट आ रहा है, राइट। तो ये है ना, या तो आप इधर से क्रॉस कराते तो पता लगता है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली 1/4 की पावर n इज इक्वल टू 1/16 से हम पहुंच सकते हैं कि हाउ मेनी जीन्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। ठीक है। देखो अगर इसी प्रकार से आपको कोई पर्टिकुलर यहाँ पे फिनोटाइप दे दिया जाए, मान लो कि आपको ये कहें कि रेड वाले कितने होंगे या रेड है ना फिनोटाइप वाले क्रैंच कितने होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो रेड का मतलब क्या है, इसको समझने का तरीका ये है कि अगर आपके पास 4+ हैं तो पिगमेंट मैक्सिमम है पर्पल। अगर आपके पास एक भी प्लस नहीं है, चारों माइनस हैं, तो मिनिमम कंडीशन है वाइट। अगर आपके पास 2+ और 2 माइनस यानी कि 2 ही डोज हैं तो बीच वाला है यानी कि रेड, राइट। तो 2+ कहाँ हो सकते हैं, दोनों ए पे भी हो सकते हैं, राइट, दोनों बी पे भी हो सकते हैं, और एक ए पे हो सकता है एक बी पे हो सकता है। इतना आप समझ गए ना कि अगर हमारे पास 2 जीन हो और हमें एक जीन के 2 एलील लेने हो तो टोटल 4 एलील हैं। 4 में से हमें आधे वाइल्ड टाइप लेने हैं और आधे रिसेसिव लेने हैं। तो कैसे कैसे ले सकते हैं, या तो ये तरीका है या ये तरीका है या तीसरा ये तरीका है, 3 तरीके हैं, राइट। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, वो प्रोबेबिलिटीज़ वैसे ही निकलती है जैसे मेंडलिज्म में निकालते हैं, है ना। ये कितनी आएगी, आप इसको बता सकते हैं कि ये 1/16 क्यों आ रहा है। क्योंकि जब आप डाई हाइब्रिड जैसा कुछ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले लोकस के ऊपर क्रॉस यानी कि वो मोनो हाइब्रिड है, और दूसरे लोकस पे क्रॉस वो भी क्या है, मोनो हाइब्रिड। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चेकर बोर्ड के अंदर ये दोनों खाने कैसे आ जाएं, है ना, प्लस वाले आ जाएं,
तो ये कितने होते हैं 1/4, और दोनों माइनस माइनस वाले आ जाए, यानी कि स्मॉल स्मॉल, ये कितने होते हैं 1/4, तो रिजल्ट कितना है 1/16। ठीक है, ऐसे आप इसका कर देंगे तो ये भी क्या 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू 1/16। अब देखो ये क्या है a प्लस a माइनस, तो ये दोनों हो गए, यानी कि 1/2, और ये भी कैसे हैं चेकर बोर्ड के 2 कॉलम 1/2, तो रिजल्ट क्या आएगा 1/4, राइट। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करना था कि ओवरऑल प्रॉपर्टी, ये तो तीनों की अलग अलग देखी, पहले कॉम्बिनेशन की क्या हो सकती है, दूसरे की क्या हो सकती है, तीसरे की क्या हो सकती है। अब सारे रेड बताने हैं आपको, तो क्योंकि 2 डोज हैं तो ये भी रेड है और ये भी रेड ही है और ये भी रेड ही है, तो तीनों को आप जोड़ेंगे 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/4, तो ये आ जाएंगे 6/16। तो ऐसे कोई भी कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो तो वो भी अपन आराम से कर सकते हैं, राइट। जब आप इतना समझ चुके तो फिर आपको ये चीज़ ढूंढनी है ना। पर्पल है वो 1/16 ही आएंगे, क्योंकि पर्पल के लिए आपको 4+ चाहिए। वाइट है वो 1/16 ही आएंगे, क्योंकि आपको 4- चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में ये रेशियो क्यों आए, इनके लिए कौन कौन से जीनोटाइप हो सकते हैं, वो आप थोड़ा सा क्या करना, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको प्रैक्टिस कीजिए। आप डार्क रेड के लिए क्या चाहिए, डार्क रेड के लिए आपको 3 डोज चाहिए, तो 3 डोज आप कहाँ लगा सकते हैं, है ना, वो कॉम्बिनेशन बनाइए। लाइट रेड के लिए आपको केवल 1 डोज चाहिए, तो वो कहाँ आ सकती है, वो बनाइए। 2 वाला तो आप समझ ही चुके हैं अभी, राइट। तो ये दो जो डिजिट्स है ना, 4/16 वाला और दूसरा 4/16 वाला, यानी कि डार्क रेड वाले और लाइट रेड वाले, ये इतने ही क्यों आएंगे, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको खुद कैलकुलेट करके देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा रेशियो क्यों आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम इस पूरे टॉपिक का जो है ना कंटिन्यूसी जो होती है कि सीरीज जो बनते हैं उससे समझते हैं। जैसे मान लो कि अपन ने एक लोकस लिया हुआ होता है, एक लोकस का मतलब हमने एक जीन ले रखा है, तो उसके 2 एलील ले रखे हैं, तो हमारे पास से है ना मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशंस हैं वो 3 हो सकते हैं, जैसे कि कैपिटल 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 स्मॉल और स्मॉल स्मॉल ऐसे। ठीक है, अगर हम 2 लोकस लेंगे यानी कि 2 जीन लेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल जो जीनोटाइप्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर हम ऐसे ही और बढ़ा देंगे तो पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स वो बढ़ जाते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे आप ये समझना है आपको कि पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप, पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप इंक्रीज होने पे फिनोटाइप भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है या आपको लग रहा है कि ये चीज़ क्या है हमें क्लियर नहीं हो रही, तो उसका एक दूसरा तरीका होता है कि आप सिंपल एग्जांपल लेके उसको समझो। जैसे सिंपल एग्जांपल का मतलब है कि आप ये ले लीजिए कि लंबा पौधा और बौना पौधा, है ना, सबसे सिंपल एग्जांपल यही है जेनेटिक्स का, इसको लीजिए। तो इसमें हमारे पास क्या है, लेंथ वाला जीन है और 2 एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कॉम्बिनेशन तो 3 बनेंगे, है ना। पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं, 3 है यहाँ पे, पहला दूसरा और तीसरा, 1 2 और 3। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना है, 2 ही है, क्योंकि ये दोनों टॉल हैं और ये क्या है, ड्वार्फ। तो वहाँ पे जितने ज़्यादा जीनोटाइप थे उतने ही फिनोटाइप नहीं हैं, कारण डोमिनेंस। अब आप सिंपल जेनेटिक्स की कोई बात कर रहे हो तो वहाँ तो आप डोमिनेंस लगा दोगे। आपने कहीं भी लिख दिया कैपिटल बी स्मॉल बी, तो आपका दिमाग यही कहता है कि कैपिटल बी है वो डोमिनेंट है, स्मॉल बी है उसका नहीं चलेगा, राइट ना। कि आपने कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दिया तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर देते हो और आपका आंसर सही भी होता है, राइट। लेकिन अगर आप पॉलीजेनिक में हैं तो वहाँ डोमिनेंस जैसा कुछ नहीं होता है, डोमिनेंस जैसा कुछ नहीं होता है। आपने भी यहाँ पे क्या नोट किया कि अगर ए पे प्लस है, दूसरे ए पे माइनस है, बी पे प्लस है, दूसरे बी पे माइनस है, तो आपने क्या किया था
इसका प्लस और इसका प्लस दोनों को जोड़ के आपने 2 प्लस बना दिए। मीन्स डोमिनेंस का मतलब होता है कि दो चीज़ें होती हैं, उनमें से एक दूसरे के ऊपर प्रभावी होता है, दूसरे की फिनोटाइप में जो रोल है वो नहीं आने देगा, है ना। तो वो क्या है कि दो एलील का आपस में रिश्ता कैसा है, डोमिनेंस उस रिश्ते में एक प्रकार का नाम होता है, राइट। लेकिन अगर आप इधर वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आप पॉलीजेनिक में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि एक एलील और दूसरी एलील, है ना, उनमें जो भी पावर है वो पावर जुड़ती है। तो इसको अपन बोलते हैं एडिटिव जीन इफेक्ट, एडिटिव जीन इफेक्ट। तो चाहे आपने प्लस प्लस वाले कहीं भी ले लियो, वो जुड़ के काम करेंगे, है ना, डोमिनेंस जैसा नहीं है, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि हमारा जो पूरा माइंड सेट है वो मेंडलिज्म के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको फॉलो करके काम करता है। तो हमें हर चीज़ वैसी ही लगती है, लेकिन ये टॉपिक डिफरेंट है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जीन ज़्यादा मिलेंगे, एलील्स हैं उनके बीच में डोमिनेंस जैसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो डॉजेज हैं और वो जो एलील हैं वो अपना इफेक्ट है वो एडिटिव मैनर के अंदर रिफ्लेक्ट करती है। तो इसलिए जितने ज़्यादा जीनोटाइप होंगे उतने ज़्यादा फिनोटाइप में आपके पास ऑप्शंस आएंगे। अब जितने ज़्यादा फिनोटाइप हम लगाते जाएंगे हमारा जो गैप है वो फिलअप हो जाएगा, और जितना गैप फिलअप हो जाएगा हमारा फिनोटाइप उतना ही क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी कि सीरीज में मिलने लग जाएगा। पहले वहाँ पे गैप होते थे, लेकिन अब यहाँ पे गैप आओ भर जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीन्स जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतने ही ज़्यादा फिनोटाइप्स आएंगे, एंड देयर विल बी नो गैप कंटिन्यू। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कि पॉलीजेनिक के अंदर हमें एक्सट्रीम भी मिलेंगे ना, जैसे यहाँ पे पर्पल था, है ना, ये वाइट था, अब बीच में और कलर भी मिलेंगे। कारण क्या है, मोर देन वन जीन्स आर इन्वॉल्व एंड एवरी एलील उसका जो इफेक्ट है वो एडिटिव मैनर के अंदर फिनोटाइप को कंट्रीब्यूट करता है। ओके, चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और अब हमें नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे लेना है वो है हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी भी अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है, उससे 2-3 बातें हैं वो एज ए क्वेश्चन पूछी जाती है, तो आपको ये समझना है। चलो इसको अपन डिस्कस करते हैं कि इन एडिशन टू बीइंग पॉलीजेनिक, जो क्वांटिटेटिव होते हैं ना, क्योंकि जो पॉलीजेनिक होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, राइट, आर फ्रीक्वेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। देखो आपको ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी है कि चाहे कोई सा भी मैटर हो, है ना, जब भी जीन एक्सप्रेस होते हैं तो फिनोटाइप बनता है, और जीन्स के एक्सप्रेशन से बनने वाला जो फिनोटाइप है उसको वातावरण या सराउंडिंग हमेशा प्रभावित करती है, राइट। जैसे मान लो कि आपने कह दिया कि ये, है ना, कैपिटल टी वाला पौधा है तो इसको तो लंबा ही होना चाहिए, लेकिन अगर मैं उसको पानी नहीं डालूँ टाइम पे या इसके सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट नहीं हो तो ये लंबा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि अकेले जीन से कुछ भी करैक्टर आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। एनवायरनमेंट अगर वहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है या एनवायरनमेंट का अगर प्रभाव पड़ रहा है तो फिनोटाइप वो प्रभावित हो सकते हैं, है ना। ये किसी क्वांटिटेटिव की बात नहीं है, ये हर जगह पे लागू होता है, क्वालिटेटिव में भी होता है, क्वांटिटेटिव में भी होता है। इट इज़ ऑफन यूजफुल टू नो हाउ मच, है ना। अपना टॉपिक क्या है कि हाउ मच of the variation in a quantitative characteristic, है ना। आप इसको दोबारा से लाइन को पढ़िए कि जो क्वांटिटेटिव करैक्टर्स होते हैं, यानी कि पॉलीजेनिक जो लक्षण होते हैं उनकी बात हो रही है, राइट, उनमें जो वेरिएशन होता है, ठीक है, और उस वेरिएशंस में भी कितना वेरिएशन या उस वेरिएशन का कितना भाग is due to genetic differences and how much is due to environmental differences। जैसे मान लो कि आपके पास कोई पॉपुलेशन है और उसके अंदर जो फिनोटाइप्स हैं वो सबके अलग अलग हैं, वेरिएशन है,
क्योंकि जितने ज़्यादा जीन लेंगे उतने ज़्यादा फिनोटाइप आएंगे, तो उतना ज़्यादा वेरिएशन होगा। अब वेरिएशन का कारण क्या है? वेरिएशन के दो कारण होते हैं कि या तो उसके कारण होते हैं कि वो जीन की वजह से है या वो एनवायरनमेंट की वजह से है ना। फिनोटाइप में जो वेरिएशन मिलते हैं वो दो वजह से हो सकते हैं कि या तो जीन्स कारण है उसकी या एनवायरनमेंट कारण है। अब हमारे टोटल वेरिएशन में से जीन्स की वजह से है ना, जेनेटिक डिफरेंस का मतलब ड्यू टू जीन्स या जीनोटाइप, तो एलील्स की वजह से, जीन्स की वजह से उसमें कितना हिस्सा है वेरिएशन का और एनवायरनमेंट की वजह से कितना हिस्सा है। तो ये अपना टॉपिक होता है हेरिटेबिलिटी, और हेरिटेबिलिटी का कनेक्शन इससे है क्योंकि हेरिटेबिलिटी अपन वंशानुगति को बोलते हैं। तो वंशानुगति का मतलब एक पॉलीजेनिक जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वहाँ जो वेरिएशन है उस वेरिएशन का कितना हिस्सा जीन्स के कारण से है, उसका पता लगाना हेरिटेबिलिटी है, राइट। तो दैट proportion of total phenotypic variation that is due to genes is called heritability। तो हेरिटेबिलिटी अपने आप में क्या हो गया कि हेरिटेबिलिटी किसी पॉलीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में मिलने वाली फिनोटिपिक वेरिएशन का वो हिस्सा है जो जीन्स की वजह से होता है, राइट। जो एनवायरनमेंट की वजह से होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं है ना, जो जीन्स की वजह से होता है वो इसमें इंक्लूड है। अब देखो इस टॉपिक को पढ़ने का फ़ायदा क्या है, या हमें हेरिटेबिलिटी जान के क्या मिलेगा, है ना, या हेरिटेबिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, राइट। देखो जैसे कि मान लो कि कोई फार्मर है, उसका दूध का धंधा है, वो डेयरी फार्म चलाता है, ठीक है ना, उसके पास सेवरल 100 दूध देने वाली गाय हैं। द फार्मर नोटिस दैट सम काउज कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस मोर मिल्क, कुछ गायें हैं वो हर दिन ज़्यादा दूध देती हैं, तो उसके बिजनेस के हिसाब से ज़्यादा दूध उसके लिए अच्छा है। द नेचर ऑफ दीज डिफरेंसेज इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि अगर उसको पता लग जाए कि ज़्यादा दूध का कनेक्शन किस चीज़ से है, तो उसका धंधा है वो ज़्यादा अच्छा चलेगा, उसको दूध का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ द डिफरेंस इन द मिल्क प्रोडक्शन आर लार्जली जेनेटिक, अगर दूध की मात्रा में जो अंतर है कि गायें अलग अलग मात्रा में दूध दे रही हैं और दूध की मात्रा के अंतर का कनेक्शन अगर जीन से जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या करेगा, वो दूध का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ाएगा? सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराएगा, ज़्यादा दूध देने वाली वेराइटीज़ का ज़्यादा दूध देने वाली वेराइटीज़ के साथ में क्रॉस करा के हाई यील्डिंग वेराइटीज़ वो बना लेगा, राइट। अगर दूसरी साइड में उसको ये पता लग गया कि जो डिफरेंस है वो एनवायरनमेंट की वजह से है, कि खाने पीने की वजह से है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, छाया, इन सब की वजह से है, तो वो क्या करेगा, वो फिर भी मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ाएगा? एनवायरनमेंट को एडजस्ट करके। तो कहने का मतलब ये है कि हम फिनोटाइपिक वेरिएशन है ना, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय यानी कि वेरिएशन को कम कर सकता है। वो कम करने का कारण क्या है? अगर उसको पता लग जाए कि वेरिएशन किस वजह से है, इसलिए हेरिटेबिलिटी है, उसको जानना है। वो जो है ना एप्लीकेशन है उसका कि हमें उस चीज़ का फ़ायदा है, वो लाइवलीहुड के लिए मिल सकता है, जो ह्यूमन काइंड है, प्रोडक्शन है ना, ह्यूमन नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए मिल सकता है। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि फिनोटाइप के अंदर मिलने वाला जो वेरिएशन होता है उसको अपन बोलते हैं फिनोटिपिक वेरिएंस, ठीक है ना। और फिनोटिपिक वेरिएंस क्या चीज़ है? जैसे मान लो कि आपके पास 100 इंडिविजुअल्स हैं और वो मान लो कि आपने क्लोन्स से तैयार किए हैं, तो उनके बीच में फिनोटिपिक वेरिएशन कितना होगा? 0, राइट। अगर वो नॉर्मल पॉपुलेशन है ना, अपने अपने पेरेंट्स से वो डेवलप हुए, तो वहाँ पे आपको 0 नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको वेरिएशन मिलेगा। तो फिनोटाइप में अंतर जो होता है ना उसको अपन फिनोटिपिक वेरिएंस बोलते हैं, और फिनोटिपिक वेरिएंस को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं VP, क्योंकि अब जो अपन डिस्कस करने वाले हैं उसमें केवल सिंबल्स आएंगे। तो टोटल फिनोटिपिक वेरिएशन या टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस इज रिप्रेजेंटेड बाय VP, कि फिनोटिपिक वेरिएंस को अपन VP बोलते हैं। अब इसके बाद में बात आती है
कि इस फिनोटिपिक वेरिएंस में क्या क्या इंक्लूड होता है या इसके हिस्से क्या क्या, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके, राइट। तो इसके कंपोनेंट्स को अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं तो उसकी बात करते हैं अपन डायरेक्टली समझ लेते हैं क्योंकि वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ ना वो आपको फॉलो नहीं करना, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस वीपी, ये तो हो गया टोटल, इज इक्वल टू वेरिएंस ड्यू टू जीन्स, है ना, ये लिख देता हूँ नीचे, ड्यू टू जीन्स प्लस वेरिएंस ड्यू टू एनवायरनमेंट, है ना, ई फॉर एनवायरनमेंट, ड्यू टू एनवायरनमेंट प्लस वेरिएंस ड्यू टू जीन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, ये हो जाएगा इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड एनवायरनमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ वेरिएंस तो जीन की वजह से होता है वीजी, कुछ वेरिएशन है वो एनवायरनमेंट की वजह से होता है। जैसे आपने कहा कि मेरे पास ना क्लॉन्स हैं और उन क्लॉन्स को जैसे मैं फील्ड में उगाता हूँ, अब सबको टेम्परेचर बराबर नहीं मिले, सबको न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिले तो पौधों की हाइट बराबर नहीं आएगी। तो लेने को तो मैंने जेनेटिकली वो सारे सेम लिए थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, हमारे पास वेरिएशन आ गया, तो वो एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। या फिर ऐसा होगा कि हमने एनवायरनमेंट सबको सेम दिया लेकिन फिर भी अंतर आ रहा है, तो वो जीन की वजह से है, राइट। और कुछ ऐसे इंटरेक्शन कि जब जीन एक्सप्रेस होते हैं या कोई भी, जैसे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हो तो वहाँ पे जीन एक्सप्रेशन है, यानी कि कोई भी जीन एक्सप्रेस होता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो अकेला ही होता है, और दूसरी प्रोटीन भी एक्सप्रेस होती हैं। सेल के बाहर की सिचुएशन क्या है, सेल के अंदर की सिचुएशन क्या है, दूसरे प्रोटीन क्या हैं, दूसरे एंजाइम्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलकर काम करती हैं। तो जीन भी अपना काम कर रहा होता है और एनवायरनमेंट भी उसको प्रभावित कर रहा होता है, तो दोनों को मिला करके हम बोल देते हैं VGE। तो कहने का मतलब 3 कंपोनेंट होते हैं, एक जीन की वजह से वेरिएशन, एक एनवायरनमेंट की वजह से वेरिएशन और एक जीन्स की एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होती है उसकी वजह से वेरिएशन। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो हमारे पास टोटल वेरिएंस है वो आ जाएगा, दैट मीन्स VP इज इक्वल टू VG प्लस VE प्लस VGE, राइट। तो VP के 3 कंपोनेंट होते हैं, VG प्लस VE प्लस VGE, ठीक है। इसके बाद में हम फर्दर आगे बढ़ेंगे और अब जैसे हमने ये पढ़ा कि VP है उसके 3 कंपोनेंट हैं, VG प्लस VE प्लस VGE, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम समझ रहे हैं कि VG की कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक वेरिएंस, यानी कि VG के फर्दर और क्या टुकड़े हो सकते हैं। यानी कि जो जेनेटिक वेरिएंस है, जेनेटिक वेरिएंस को भी फर्दर आप ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो कि उसके भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट्स, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक इफेक्ट। जिसमें अपन पहला लेते हैं कि पहला कंपोनेंट क्या लेना है, दिस इज एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस रिप्रेजेंटेड बाय VE। आपको ध्यान देना है कि अब जितने भी कंपोनेंट आएंगे वो VG के कंपोनेंट आएंगे, राइट। तो ए कंपोनेंट क्या है, A फॉर एडिटिव। एडिटिव का मतलब होता है जुड़ के असर देने वाला, ठीक है, कंप्राइजेस द एडिटिव इफेक्ट ऑफ जीन्स और एलील्स ऑन द फिनोटाइप विच कैन बी सम्ड। सम्ड का मतलब वो जुड़ के आएंगे, अगर आपके पास कई सारी संख्या उनको जोड़ते हैं तो उनका सम हो जाता है ना, टू डिटरमाइन द ओवरऑल इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, बात समझ में आ जाएगी आपको। सपोज कि इन ए प्लांट एलील A1 कंट्रीब्यूट 2 ग्राम वजन, है ना, कि अगर एलील A1 है तो उससे चाहे बीज ले लो या कुछ भी ले लो, उसमें 2 ग्राम वजन वो कंट्रीब्यूट करती है। दूसरी एलील है A2, वो 4 ग्राम वजन ऐड करती है, राइट। कहने का मतलब है कि A1 एलील का कंट्रीब्यूशन 2 ग्राम है और A2 एलील का कंट्रीब्यूशन 4 ग्राम है।
ठीक है। तो जैसे पहला आपका कॉम्बिनेशन A1 है तो 4 ग्राम टोटल एडिशन आएगा, बेस लाइन से आगे आप 4 ग्राम जोड़ोगे, ठीक है। A1 A2 है तो A1 का 2 है और A2 का 4 है, तो टोटल 6 ग्राम अपन को जोड़ना पड़ेगा। और A2 है तो 8 ग्राम अपन को जोड़ना पड़ता है। तो ये जो हम यहाँ पे सिंबल लगा रहे हैं, दिस वन इज एडिटिव। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा है कि जैसे आप इसको समझो, जैसे आपने A1 A2 लिखा, आप इसको ऐसे लिख देते कैपिटल A स्मॉल a, तो आपका दिमाग क्या कहता, आपका दिमाग कहता है कि डोमिनेंस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन ये डोमिनेंस जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पहला क्या है, 2 ग्राम के बराबर है, दूसरा क्या है 4 ग्राम के बराबर है, दोनों साथ होने पे क्या करेंगे, जुड़ के करेंगे। दिस इज कॉल्ड VA एडिटिव। क्लियर। हाँ देखिए, जो नीलसन का एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे हमने प्लस प्लस को जोड़ा ही था, तो वह एडिटिव मैनर में काम कर रहे थे, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट तो आ गया हमारे पास VA का। इसके बाद में दूसरा कंपोनेंट लेते हैं, सेकंड वन, दिस इज द डोमिनेंस जेनेटिक वेरिएंस, यानी कि आप इसको VD से रिप्रेजेंट करोगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, किन्हीं दो एलील के बीच में रिलेशनशिप किस प्रकार का है उसके नाम है ये, ठीक है। व्हेन सम जीन्स हैव ए डोमिनेंस कंपोनेंट, इन दिस केस द एलील एट ए लोकस आर नॉट एडिटिव। अगर एडिटिव होती तो फिर हम इसको VA बोलते हैं। तो रेदर द इफेक्ट ऑफ ए एलील डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सेकेंड एलील। आप इसको समझिए, ये बिल्कुल वैसा ही है कि इफेक्ट ऑफ स्मॉल t एलील डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी, यानी कि वो कैपिटल T है या स्मॉल t है, ऑफ द सेकेंड एलील। दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस। यही था ना कि अगर वहाँ पे स्मॉल t होता तो बोना हो जाता, कैपिटल T होता है ना तो लंबा हो जाता, राइट। तो दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस कंपोनेंट। तो हियर वी कैन नॉट सिंपली ऐड द इफेक्ट, एडिशन नहीं होगा। इंस्टेड वी मस्ट ऐड ए कंपोनेंट VD टू द जेनेटिक वेरिएंस टू अकाउंट फॉर द वे द एलील इंटरैक्ट, कि किस प्रकार से एलील आपस में इंटरैक्ट करती है, वो प्रकार एडिटिव नहीं है, डोमिनेंस वाला है। तो इससे क्या होता है कि मात्रा इफेक्ट देगा या नहीं देगा, वो इफेक्ट है ना अपन को यहाँ पे लगाना पड़ता है, एडिटिव नहीं कर सकते। ऐसे हमारे पास तीसरा कंपोनेंट आता है। थर्ड कंपोनेंट में आपको ध्यान देना है कि जीन्स एट डिफरेंट लोसाई का मतलब 2 लोकस लेके आप समझ लीजिए, may interact in the same way that alleles at the same locus interact. When this genic interaction occur, the effect of genes are not additive, and we must include a third component called genetic interaction variance. Genetic interaction variance इसको अपन बोलेंगे VI। जैसे आप ऐसे सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि मान लो आपके पास कोई छोटा बच्चा है, आप उसको कहें कि आप है ना बॉय 1 के बगल में खड़े हो जाओ तो वो आराम से खड़ा हो जाता है, और उसको कहें कि आप बॉय 2 के बगल में खड़ा हो जाओ तो वो रोने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉय 1 के साथ में उसकी इंट्रैक्शन अलग प्रकार की है, बॉय 2 के साथ में उसकी इंट्रैक्शन अलग प्रकार की है। सेम चीज़ आप एलील पे लगा दीजिए कि एक जगह पे जो एलील है वो कौन सी एलील के साथ में खड़ी है या पाई जाती है या इंटरेक्ट हो रही है, उसके हिसाब से कोई फ़र्क पड़ने लग जाए तो वो VI में काउंट होगा, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास VG के 3 कंपोनेंट हैं, एक एडिटिव, एक डोमिनेंस वाला और एक इंट्रैक्शन वाला। तो VG के फर्दर 3 टुकड़े हैं, राइट। तो हम अब इस इक्वेशन को फर्दर ब्रॉड कर सकते हैं कि VA VD VI दिस इज VG प्लस VE प्लस VGE इज इक्वल टू टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस यानी VP। ओके, है ना। या तो अपन ने जो इक्वेशन अभी ड्रा की है उससे होगा, या फिर टाइप्स ऑफ हेरिटेबिलिटी से क्वेश्चन होता है। टाइप्स ऑफ हेरिटेबिलिटी को अपन 2 प्रकार से है ना कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होता है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। ब्रॉड सेंस का मतलब, ब्रॉड का मतलब
चौड़ा होता है, व्यापक होता है ना, जिसमें ज़्यादा बड़ा हो, है ना, दैट इज ब्रॉड साइंस हेरिडिबिलिटी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, वी जी डिवाइडेड बाय वी पी। इसको सिंपली अगर आप लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहो तो ये लैंग्वेज वाइज क्या बन गया कि टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस में जेनेटिक वेरिएंस है वो कितना परसेंट है, क्योंकि ये तो क्या है, जेनेटिक वेरिएंस, और ये है टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस, राइट। तो अगर हम टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस में से वीजी को काउंट करते हैं तो ये ब्रॉड है, ठीक है। और अगर हम नैरो की बात करेंगे, क्योंकि एक ब्रॉड सेंस होता है, दूसरा नैरो सेंस होता है, तो अगर हम नैरो सेंस की बात करेंगे तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन है वो हो जाता है स्मॉल एच स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए, क्योंकि देखो वी जी के क्या, तो वी जी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी टी प्लस वी आई, ठीक है। तो एडिटिव वाला फैक्टर अगर हम काम में लें, यानी कि पूरा वी जी काम में ना लेके उसका एक हिस्सा काम में लें, तो पूरा लेते तब तो हो जाता ब्रॉड सेंस, उसका एक पार्ट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नैरो सेंस। तो अब आप, आई थिंक आपको याद रह जाएगा कि ब्रॉड सेंस में हमें वी जी पूरा लेना होता है और नैरो सेंस में वी जी का एक हिस्सा जो कि एडिटिव वाला है वो लेना होता है। तो दिस इज द नैरो सेंस हेरिडिबिलिटी। तो ब्रॉड सेंस एंड नैरो सेंस दो प्रकार से हेरिडिबिलिटी है, उसको अपन काउंट कर सकते हैं। हेरिडिबिलिटी क्या होता है, हेरिडिबिलिटी टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस का वो हिस्सा होता है जो जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, और हेरिडिबिलिटी जीन्स के द्वारा कंट्रोल होने वाला वेरिएंस होता है। उसके अलावा भी वेरिएंस होते हैं, जैसे कि वी ई होता है, वी जी ई होता है ना, ऐसे, ठीक है।